जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है। एक आदमी जो उम्र भर एक नंबर को लक्की नंबर मानता रहा, वो आदमी उसी तारीख को अपनी अंतिम यात्रा पर चला गया। और दूसरी तरफ एक आदमी, ऐसा आदमी निकला जो 242 लोगों में से इकलौता शख्स बन गया जो जिंदा बच करके बाहर आ गया। बताइए आप किसकी कहानी पर यकीन करेंगे और किसके नंबर पर, किसके खेल पर और कुदरत के नियम पर क्या कहेंगे। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी प्लेन क्रैश में दुखद मौत हो गई, वो 1206 इस नंबर को उम्र भर लक्की नंबर मानते रहे। स्कूटर हो, गाड़ी हो, कोई भी बड़ा दिन हो, कोई भी शुभ काम हो, हर काम वो 1206 इसी नंबर पर करते थे। लेकिन वो कल की तारीख 1206 इसी तारीख पर अपनी अंतिम यात्रा पर चले गए। दुखद मृत्यु उनकी हो गई। और दूसरी तरफ एक और शख्स है जिसका नाम है रमेश विश्वास कुमार। और विश्वास कुमार को भी खुद विश्वास नहीं हुआ कि मैं जिंदा हूं। रमेश विश्वास, ये शख्स जिंदा बच गया और यही इकलौता शख्स है जो 242 लोगों में से एक इकलौता आदमी जो जिंदा बच पाया। कैसे आप यकीन करेंगे? मौत आती है तो आपके लक्की नंबर और ये और वो, ये सब भी धरे रह जाते हैं। और अगर आपकी जिंदगी हो तो सोचिए, कोई नहीं बच पाया और ये शख्स बच गया। ये दोनों कहानी अपने आप में बहुत बड़ा सबक है कि मौत जब आएगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आप बच नहीं पाएंगे। और अगर आपकी जिंदगी अभी बची हुई है तो आग के गोले में से जैसे ही प्लेन टकराता है, प्लेन टकराने के बाद में धमाका होता है। 1,26,000 लीटर फ्यूल था उसके अंदर, तेल था प्लेन में। और 1,26,000 लीटर का तेल अपने आप में एक बड़े धमाके की वजह बना। और वहां जब आग लगी प्लेन के अंदर तो वहां का तापमान करीब 1000 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। यानी सब कुछ जो है वो जल गया, राख हो गया। जो हॉस्टल की तस्वीरें निकल करके आज सामने आई हैं, आज सुबह वो तस्वीरें, वो दीवारें, वो ये बता रही हैं कि कैसे यहां पर किस कदर आग लगी थी। लेकिन वहीं पर एक शख्स रमेश विश्वास कुमार, वो न केवल जिंदा बच जाता है बल्कि अपने पैरों पर सही सलामत लौट जाता है। और रमेश विश्वास कुमार ने उस आखिरी 30 सेकंड को बयान किया। रमेश विश्वास कुमार जो उस प्लेन में सवार होने वाला इकलौता शख्स है, जब उनसे पूछा गया कि कैसे बचे आप, तो उन्होंने कहा कि ये प्लेन ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करते ही लगा कि शायद कुछ अटक गया है। अब अटका क्या है? हालांकि एक यात्री के तौर पर और एक टेक्नीशियन के तौर पर शायद दो अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन ये इस प्लेन क्रैश का इकलौता चश्मदीद गवाह है, जिससे आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी मुलाकात की। करीब 10 मिनट की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने भी इनसे बात की। आप सोचिए कि कैसे रमेश विश्वास कुमार, ये खुद भी ये कह रहे हैं कि मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूं। और जब मैंने आंखें खोली तो सामने एयर होस्टेस, कुछ आदमी वो मुझे जले हुए दिखाई दिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो सीट है वो शायद प्लेन टूटने के बाद में पूरी सीट समेत बाहर आ गई होगी। और मैं वहाँ पर जब गिरा हुआ था, मेरे हाथों में, मेरे पैरों में चोट आई हुई थी। उस वक्त में जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं जिंदा बच गया हूँ। और उसके बाद में जैसे तैसे मैंने जगह वहाँ पर बनाई और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। जो आग की लपटें निकल करके सामने आई, उस आग की लपटों में उस हॉस्टल के भी कुछ डॉक्टर्स जल करके राख हो गए। हॉस्टल के डॉक्टर जो उस वक्त में खाना खा रहे थे दोपहर 1:30 बजे, वो भी जल गए। लेकिन ये शख्स जो उस गाड़ी, जो उस प्लेन के अंदर था, वो भी बच गया।
विजय रूपाणी पर भी बात करेंगे, उनके 1206 नंबर पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा इस शख्स की जुबानी सुनिए जो इसने डीडी न्यूज को इंटरव्यू में बताया है। इससे सवाल पूछा गया कि हादसा कैसे हुआ, तो जवाब देते हुए रमेश विश्वास ने कहा कि सब कुछ मेरे सामने हुआ, मुझे पता नहीं कि कैसे हुआ, मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। थोड़े वक्त के लिए लगा कि मैं भी मरने वाला हूं, मेरी आंख खुली तो लगा कि मैं जिंदा हूं, मैंने सोचा कि यहां से निकल सकता हूं और फिर मैं निकल गया। फिर सवाल पूछा पत्रकार ने कि फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही क्या हुआ था। रमेश ने बताया कि टेक ऑफ होते समय ही 5-10 सेकंड के अंदर लगा कि स्टॉप हो गया है, यानी कुछ अटक गया है। बाद में ग्रीन और वाइट लाइट ऑन हो गई, फिर जैसे ही स्पीड बढ़ी उसके बाद में उसी समय पर गिर गया और धमाका हो गया। जब फ्लाइट हॉस्टल पर गिरी तभी आप बाहर निकले थे। तो रमेश ने बताया कि मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा, ऊपर के हिस्से में आग लग गई थी, कई लोग वहीं पर फंस गए थे, शायद मैं सीट समेत नीचे गिर गया था, मैं जैसे तैसे निकल पाया। दरवाज़ा टूट गया था, सामने कुछ खाली जगह दिखी तो निकलने की कोशिश की, दूसरी साइड दीवार थी, वहाँ से शायद कोई नहीं निकल सका। आंखों के सामने ही 2 एयर होस्टेस और एक अंकल आंटी, सब कुछ जल रहा था। और सवाल जब पूछा कि क्या आप पैदल चल करके वहाँ से आए, तो रमेश ने जवाब दिया कि हाँ, मैं पैदल चल करके आया। कई बार कहा जाता है कि नीति नियत को ना जाने क्या मंजूर है, और कई बार कहा जाता है कि होगा वही जो ऊपर वाले को मंजूर हो। हालांकि रमेश विश्वास कुमार जब जिंदा बच करके वहाँ से बाहर आए तो उसके बाद में सोशल मीडिया पर लोगों ने ये भी चलाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी शख्स ने कुछ प्लान किया हो, इसी शख्स ने धमाका करवाया हो, या इसी शख्स ने कुछ प्लेन के अंदर रखा हो और जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया और ये खुद बच गया। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि क्या ये इमरजेंसी गेट वाले सीट के पास में बैठा हुआ था और जैसे ही धमाका होने वाला था इसने पहले ही इमरजेंसी गेट खोल दिया और इमरजेंसी गेट खोल करके कूद गया, और इमरजेंसी गेट खोलने की वजह से कहीं धमाका तो नहीं हो गया। बाकी की बातें तो खैर जांच की बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी ने जब इनसे मुलाकात की तो उसके बाद में इनकी तस्वीरें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दूसरी तरफ 1206 नंबर वाले विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी, और विजय रूपाणी वो शख्स थे, माफ कीजिए, अब कई बार ऐसा होता है कि जुबान या दिल और दिमाग वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। तो विजय रूपाणी वो शख्स थे जिनके दिल्ली वाले घर पर जब ये राज्यसभा सांसद थे, 2006 से 2012 तक विजय रूपाणी राज्यसभा सांसद थे। उस वक्त में सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को तड़ीपार यानी गुजरात से 2 साल बाहर रहने के हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे। माना यह गया था कोर्ट की तरफ से कि अमित शाह उस वक्त में गुजरात के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने एक फर्जी एनकाउंटर के लिए अनुमति दी और बाद में सबूतों के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसी आरोप की वजह से उनको 2 साल के लिए गुजरात से बाहर यानी तड़ीपार, जिसको आम बोलचाल में कहा जाता है, इसके आदेश दे दिए। और अमित शाह उस वक्त में 3 लोगों के घर पर रहते थे। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, इनके घर पर, और जब दिल्ली में थे, क्योंकि दिल्ली में आकर के किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है, कैसे नेताओं से मिलना है, कैसे चीज़ों को दुरुस्त करना है, इस तैयारी में जब अमित शाह लगे हुए थे तो अमित शाह विजय रूपाणी के घर पर ठहरते थे। विजय रूपाणी का घर ही उनका ठिकाना होता था और विजय रूपाणी के घर पर रहते रहते फिर 2014 में इनको जो है बरी कर दिया गया। 2006 से लेकर के और 2012 तक विजय रूपाणी दिल्ली में रहे राज्यसभा सांसद के तौर पर, और फिर इसके बाद में भाजपा ने इनकी घर वापसी करवा दी। ये भाजपा के अंदर वापसी चले गए, थे तो सरकार में ही, थे तो पार्टी में ही, भाजपा में ही,
लेकिन पहले दिल्ली की राजनीति करने लगे थे, फिर वापसी गुजरात की राजनीति इन्होंने करनी शुरू कर दी। और बड़ी दिलचस्प है इनकी कहानी मुख्यमंत्री बनने की भी। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में गुजरात से इस्तीफा देते हैं बतौर मुख्यमंत्री, और वो कुर्सी पर बैठाते हैं आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल को कुर्सी पर बैठाया, लेकिन आनंदीबेन पटेल पाटीदार आंदोलन की वजह से एक भारी नाराजगी, भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही थी, और उस वक्त में इस्तीफा दिलवाया गया आनंदीबेन पटेल का और मुख्यमंत्री बनाया गया विजय रूपाणी को। अब विजय रूपाणी की मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आनंदीबेन पटेल वो अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिख चुकी थी, और आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी बने वरिष्ठता का ख्याल रखा जाए। फेसबुक पर जब उन्होंने ये लिखा तो बात मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं आई, और मोदी जी ने दिल्ली से अमित शाह और नितिन गडकरी इनको गुजरात भेज दिया पर्यवेक्षक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर, कि आप जाइए और नया मुख्यमंत्री चुनिए। अमित शाह जब दिल्ली से गुजरात पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात होती है आनंदीबेन पटेल से, और इस मुलाकात के बाद में माना गया कि अब आनंदीबेन पटेल के बतौर मुख्यमंत्री दिन पूरे हो गए हैं। अब आनंदीबेन पटेल वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगी, और आनंदीबेन पटेल की चलने वाली भी नहीं है। आनंदीबेन पटेल नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, और नितिन पटेल भी खूब इंटरव्यूज दे रहे थे, और उनको लग रहा था कि एक पटेल नेता को हटाया जा रहा है तो दूसरे पटेल नेता को लाया जाएगा। लेकिन अमित शाह ने पर्ची निकाली विजय रूपाणी के नाम की। शायद जो नमक खाया था उसका हक अदा किया अमित शाह ने, आप ये कह सकते हैं। खैर, राजनीति में चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। जब विधायक अमित शाह से मिल रहे थे तो उसी वक्त में मोदी जी का एक मैसेज जाता है कि बहुमत अमित शाह के पास में है, और अमित शाह जिसको चाहेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। और अमित शाह ने विजय रूपाणी के नाम की पर्ची निकाली और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बाद में यह भी कहा जाता है कि बीजेपी ने विजय रूपाणी के साथ में ठीक नहीं किया। 2017 का विधानसभा चुनाव जब आया तो उस वक्त में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, इन सब ने मिलकर के एक माहौल बनाया, और गुजरात में 3 युवा नेताओं की एक जोड़ी उभर करके सामने आती है। जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, ये 3 युवा नेता उभर करके सामने आते हैं। कांग्रेस ने इनका खूब साथ दिया, इन्होंने भी कांग्रेस के लिए माहौल बनाया, और बीजेपी 99 सीट पर अटक करके रह गई। कांग्रेस 77 सीट पर, 77 सीट पर आ गई। और जब 99 सीट पर बीजेपी अटक गई तो मोदी और शाह के लिए चिंता बढ़ गई कि अब शायद विजय रूपाणी गुजरात को चला नहीं पाएंगे, और आगे सामने जो है चुनाव भी था, तो उन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया विजय रूपाणी का और मुख्यमंत्री बनाया भूपेंद्र पटेल को, जो मौजूदा वक्त में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री है। तो कैसे कैसे नियति आपको जो है वो बदलती है, कैसे कैसे नियति आपको परखती है। 1206 जिस नंबर को वो लक्की नंबर मानते रहे, उसी दिन उनकी जान चली गई। अगर ये नंबर, इसके चक्कर में शायद नितिन पटेल आखिरी वक्त में नहीं आते तो शायद उनकी जान बच जाती। 5 जून को यानी 5/6 को विजय रूपाणी की पत्नी वो अपनी बेटी के पास में लंदन चली जाती है। टिकट उस दिन विजय रूपाणी की भी थी, लेकिन विजय रूपाणी की टिकट कैंसिल करवाई गई। विजय रूपाणी वो पर्चा भरवाने के लिए पंजाब गए थे। पंजाब में बीजेपी के प्रत्याशी को पर्चा भरवा रहे थे, वहाँ पर पर्चा भरवाया। पंजाब में 19 जून को चुनाव होने हैं। फिर उसके बाद में विजय रूपाणी ने तय किया कि मैं पंजाब में पहले पर्चा भरवाता हूँ और उसके बाद में 12/6 को, यानी मेरा जो लक्की दिन है, उसी दिन मैं लंदन आऊँगा, बेटी से मिलूंगा और तुम्हें वापसी ले आऊँगा, तुम चली जाओ। उन्होंने पत्नी को 5 तारीख को ही, 5 जून को ही लंदन भेज दिया, खुद नहीं गए। शायद उस दिन चले जाते तो जान बच जाती। लेकिन दूसरी तरफ एक शख्स रमेश विश्वास कुमार, और विश्वास कुमार को भी विश्वास नहीं, और विश्वास कुमार भी शायद पूरी उम्र इस बात का विश्वास नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे बच गए। लेकिन जो बच गए उनको वाकई बधाई दी जानी चाहिए, और जो नहीं बच पाए
उनके लिए हमारी सहानुभूति जरूर होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही कि क्या इस हादसे की तह तक सरकार पहुंच पाएगी? क्या इस हादसे के गुनहगारों को सरकार जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी? क्योंकि मामला अब बहुत आगे तक बढ़ गया है और बात सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।